सभी को राम राम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026, बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2026, झारखंड पीसीएस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जिसका नाम है प्रीलिम्स ओरिएंटेड परिणाम नोट्स की सीरीज। और ये नोट्स आपके घटना चक्र पूर्वालोकन जो 2025 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन, उसी के हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करके इसको तैयार किया गया है, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, सारे पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं, एक्सेप्शन कि जो इंपॉर्टेंट अब पीवाईक्यूज नहीं है करंट सिनेरियो पे उनको छोड़ दिया गया। ऐसे 2-4% हो सकते हैं पीवाईक्यूज हटा दिए गए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट, सारी थियरीज, करंट अफेयर्स के डेटा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सब कुछ इंक्लूड करते हुए, समाहित करते हुए बहुत ही कम पेजेस में 40-50 पेजेस में करके कवर किया गया, जिससे आप मैक्सिमम टाइम इसे रिवीजन कर सकेंगे और सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। और ये प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के साथ साथ 2027 के लिए भी सेम टू सेम यूजफुल रहेगी। और ये आपकी परिणाम सीरीज 2.0 है, यानी इससे पहले हम लोगों ने 2023 एडिशन को बहुत अच्छे से लॉन्च किया था, जिसमें मैक्सिमम हजारों बच्चों को जो है कि बेनिफिट मिला था अपने अपने स्टेट पीसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी हैंड रिटन नोट्स आप यहाँ से इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ के फॉर्म में पाइक कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लोग अगर नोट्स देख रहे हैं तो लक्ष्यभेद शॉर्ट नोट्स है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड पेपर 5 और 6, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत पर मुस्लिम आक्रमण वगैरह पढ़ लिया था, सल्तनत काल पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से जो गुलाम वंश था, मामलुक वंश कह सकते हो, इसकी बात कर ली थी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे खिलजी वंश को। ठीक है, तो खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं, देखो खिलजी वंश की जो स्थापना की गई थी वो कहीं ना कहीं गुलाम वंश को समाप्त करके की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी अगर ये याद हो तो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। केवल आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम ही याद नहीं रखना है, एक मुबारक शाह खिलजी जो कि अंतिम शासक के रूप में होता मुख्य रूप से, इसका नाम याद रखना है। साथ ही साथ जो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कहलाते थे एक तरीके से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उनका भतीजा था, तो उन्होंने इसकी स्थापना की, खिलजी वंश की। ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अच्छा, वैसे देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक स्थायी सेना रखना चाहता था। वो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करके पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जैसे सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता, या यूं कहे पूरे भारत को जीतना चाहता था। लेकिन ऐसे में उसको एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, और साथ ही साथ वो इस्लाम का और बेहतर प्रचार प्रसार करने के लिए एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। जैसे अशोक ने धम्म चलाया था, लेकिन वो नैतिक संहिता थी, न कि कोई नया धर्म था। अकबर ने दीन इलाही चलाई थी, वो भी एक नैतिक संहिता थी, कोई नया धर्म नहीं था। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी भी कुछ चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा लोग थे, उलेमा मतलब जो इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु कह सकते हो, धर्म गुरु कह सकते हो, मस्जिदों में काम करने वाले लोग गुरु जो होते हैं, उनके विरोध के कारण वो नहीं चला पाया। तो ये वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसने एक उपाधि ली थी सिकंदर ए सानी, या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था, क्योंकि पहला सिकंदर तो मकदूनिया से आया था जो पूरे विश्व को जीतता हुआ आ रहा था, और उसने अपने सिक्कों पर भी यही नाम अंकित करवाया है सिकंदर ए सानी के रूप में, क्योंकि वो सिकंदर की कहानी से बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि सिकंदर तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आए थे। ठीक है, तो वो प्रभावित रहा, उसको लगा यार कि मैं भी दुनिया जीत सकता हूं, एक मजबूत सेना रख के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की। तो वो संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था, नवीन धर्म चलाना चाहता था, किंतु अपने मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने विचार को ही त्याग दिया कि सर ऐसा विचार मत करिए, जो शासन सत्ता मिली है दिल्ली से उसको ही संचालित करो और भारत में ही राजपाट करते रहो। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही कहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये मानता था कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि शरीयत क्या कहती है, इस्लामिक कानून क्या कहते हैं, मुझे जनता का कल्याण करना है, मुझे एक मजबूत सेना खड़ी करनी है, मुझे भारत के साम्राज्य को विजित करना है, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूरब भारत से लेकर पश्चिम भारत को एकजुट अपने छत्र के अंतर्गत करना है। तो ये उसका मानना था कि मुझे शरीयत के नियमों की कोई परवाह नहीं है, शरीयत के आदेशों की कोई परवाह नहीं है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, राजत्व मतलब जब वो राजा बना, और ये स्टेटमेंट बर्नी ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और इसका वर्णन बर्नी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। क्या लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही, उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। अलाउद्दीन का सेनापति एक जफर खां था, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना में ना दो महत्वपूर्ण योद्धा थे, एक मलिक काफूर था और एक जफर खां था। मलिक काफूर वैसे तो देखा जाए तो वो हिजड़े के फॉर्म में था, यानी कि किन्नर समुदाय से था। उसको 1000 रुपए में गुजरात के बाजार से खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दीनार भी कहा जाता है, 1000 दीनारी भी कहते हैं। जफर खां के बारे में
तो ये तक कहा जाता है कि मंगोल के घोड़े अगर जब नदियों में या तालाबों में पानी नहीं पीते थे तो मंगोल अपने घोड़ों से कहते थे, क्या तुमने आसफ खां को यहाँ पानी, जफर खां को पानी में देख लिया है क्या, जो तुम इतने डर गए हो कि पानी नहीं पी रहे हो। यानी जफर खां एक बहुत ही कह सकते हो कि कर्मठ, प्रतिभावान, नेतृत्वशाली जो है कि कैरेक्टर था। अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना इसके हाथ पर खड़ी हुई थी, इसके दम पर खड़ी हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। हालांकि मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ जो है कि मारा गया। और आपने एक पद्मिनी की कहानी देखी होगी, ठीक है। एक अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें रणवीर सिंह ने रोल किया था, दीपिका पादुकोण ने रोल किया था, ठीक है, राणा रतन सिंह की पत्नी के रूप में। तो ये जो कहानी का आधार है, ये 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक रचित काव्य था जिसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। ये पद्मावत में ही पद्मिनी की कहानी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जौहर की प्रथा को देखो, जहां तक आप सती प्रथा से समझ सकते हो कि अगर किसी का पति मर जाता है तो प्राचीन काल में क्या होता था, सती करा दिया जाता था कि उस स्त्री को विधवा रख के हम सामाजिक स्थिति की उसकी और दुर्दशा न करें, इससे बेहतर है हम उस पत्नी को भी उसी अग्नि में समाहित करा दें कि भैया जहां तुम्हारा पति जलाया गया वहीं तुम भी जल के खत्म हो जाओ। सती प्रथा के रूप में ये पद्धति थी, जो कि बहुत कष्टकारी थी, क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति को यार आग में झोंक देना, सोचो कितना कष्टकारी होगा। हमारे हाथ पे जरा सी आग लग जाती है, तेल छिड़क जाता है, गरम तेल सरसों का या सब्जी बनाने वाला, तो कितना जलन होता है। वहां तो पूरे जिंदा आदमी को जलाया। सेम जौहर की भी यही प्रथा थी कि वहां भी अग्नि में ही अपने शरीर को समाहित कर लिया जाता था। जब आपके पति मर जाते हैं और अपने शरीर को आप किसी पराये मर्द को छूने नहीं देती हैं, और ऐसी स्थिति में आप जौहर कर लेती हैं। आत्मसम्मान की दृष्टि से बहुत बेहतर पद्धति थी, लेकिन उस पद्धति में सुधार करके भी इस गुंजाइश को रोका जा सकता था। तो जौहर की व्यवस्था यहाँ पे कही गई थी। और इनके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। कौन सा राजा था? राणा रतन सिंह था। और अमीर खुसरो के अनुसार पद्मिनी को सैबा तथा रतन को सुलेमान कहा गया है। ये अमीर खुसरो ने अपने जो ग्रंथ हैं, जो भी लिखते हैं फारसी भाषा में, तो उसमें पद्मिनी को सैबा और राणा रतन सिंह को सुलेमान कहा था। क्लियर है? तो ये कहानी का जो सार है वो यहां से मिलता है। मलिक काफूर को देखो 1000 दीनारी भी कहा जाता है, क्योंकि गुजरात के बाजार से इसको 1000 दीनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया। अब देखो, गुजरात विजय जब उसने की तो किसी राजा से थोड़े प्राप्त किया था। जब उसने गुजरात की विजय की तो गुजरात की जो बाजार थी वो इसके नियंत्रण में आ गई। और जब इसने वहां पर देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफी कद काठी से काफी लंबा है, मजबूत है और योग्य लग रहा है वार्तालाप से भी, और उसके अपने जो युद्ध कौशल से, इन सभी को देखकर ही वो प्रभावित हुआ और उसने 1000 दिनार देकर खरीद लिया उसको, एक व्यक्ति से। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उसकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ये किन की बात हो रही है? जैसे दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु देख लो, कर्नाटक देख लो। हालांकि ये तो आज के राज्यों का मैं नाम बता रहा हूँ। प्राचीन काल में इनके अलग अलग जो है कि नाम थे, जैसे देवगिरी हो गया और बरार हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नाम थे। देखो, समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था? दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। लगभग कितने राज्यों को जीता था? 12 राज्यों को जीता था। वहां के राजाओं को अपने अधीन किया और बाद में दया याचना के नाम पर समुद्रगुप्त ने जो है कि उन 12 राज्यों को वापस दे दिया उन राजाओं को, और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी पहले ग्रहण किया राज्यों को, फिर मोक्ष कर दिया, मुक्त कर दिया कि जाओ तुम जियो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। बशर्ते बदले में समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ी मात्रा में धन दौलत संपदा प्राप्त की। ठीक वही नीति अलाउद्दीन खिलजी भी ने अपना रहा था। उसने पहले दक्षिण भारत में आक्रमण किया, इसलिए नहीं कि वहां पे धर्म का प्रचार करना था, उसे अपने नेतृत्व में लेना था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद जो है कि दिल्ली साम्राज्य को एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, एक बड़ी सेना रखना चाहता था। और बड़ी सेना रखने के लिए उसने एक नियंत्रित बाजार प्रणाली भी शुरू की, ताकि एक निश्चित दाम पर सारी व्यवस्थाएं मिल सके। साथ ही साथ उसने दक्षिण भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा लूटने के लिए कई दक्षिण अभियान किए, खुद भी किए। कई बार उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में करवाए, कई बार जफर खां के नेतृत्व में किए, कई बार उसने खुद भी किए। और जैसे जैसे उन राज्यों को लूटता गया, पैसे लेता गया, बाद में उन राज्यों को भी स्वतंत्र करता चला गया, जैसे समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ये पूरी कहानी मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आपको फैक्ट याद करने में आसानी हो जाए, नोट्स पढ़ते समय आपको कोई चीज बर्डन ना लगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, इवन कि मेरी टीम भी आपको सजेस्ट करती होगी व्हाट्सएप पे जब आप नोट्स वगैरह को परचेस करते होंगे, कि नोट्स के साथ आप किताब मत पढ़ो, लेकिन
सर की क्लास जरूर देख लो, यानी मेरी क्लास, ताकि आपका जो गैप होगा ना नोट्स को पढ़ने और समझने में, वो गैप फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करता हूँ स्टोरी फॉर्म में, क्योंकि हर चीज नोट्स में नहीं लिखी जाती मेरे भाई। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव यादव थे। और रामचंद्र देव ने उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। एलिचपुर उसके क्षेत्र में आने वाला छोटा सा साम्राज्य था, किंतु 1305-1306 ईस्वी के दौरान उसने टैक्स नहीं भेजा, और जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी और रामचंद्र देव ने फिर समर्पण कर दिया। तो भैया उसे कुल मिला के धन ही तो चाहिए था, धन संपदा चाहिए थी, आप देते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर देखो कुछ मतलब कि क्षेत्र हैं जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था, और उसके संबंध में जो है कि जो उस समय तत्कालीन शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जैसे रणथंबोर पे जब अटैक किया था तो हमीर देव वहाँ के शासक थे। चित्तौड़ पे किया तो राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी पद्मिनी जो पद्मावत में कहानी थी। देवगिरी पर अटैक किया तो राजा राय रामचंद्र कह सकते हो, राजा रामचंद्र देव कह सकते हो। गुजरात पे जब अटैक किया था तो कर्णदेव वहाँ के शासक थे। तो कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया या आक्रमण किया तो उस समय के राजा कौन थे? तो भैया रणथंबोर पे हमीर देव थे, चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह थे, देवगिरी पे राजा राय रामचंद्र थे, गुजरात पे कर्णदेव थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का एक क्रम बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कहां पर किस किस तरीके से जो है कि विजय प्राप्त की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। जब राजस्थान के रीजन में आते हैं तो वहां पे कई छोटे छोटे क्षेत्रों को उसने जीता और वहां के ईयर पूछता है। सबसे पहले उसने शुरुआत ही की थी गुजरात से। जब भी अगर कूट मिलाने को आ जाए तो आपको गुजरात शुरू कर देना है। सबसे पहले उसने 1299 ईस्वी में गुजरात से ही शुरू की थी, क्योंकि 1290 में मेरे भाई जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, और 1296 में जब कड़ा मानिकपुर में, कड़ा वाले क्षेत्र में जो है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर देता है, तो 1296 में ये गद्दी पर बैठता है और अपना राज्याभिषेक वगैरह करा के गद्दी पर बैठता है। 2-3 साल बाद इसने सबसे पहले गुजरात को विजिट करना शुरू किया, क्योंकि गुजरात से इसे बंदरगाह के माध्यम से एक अच्छे घोड़ों का आयात भी करना होता था, और साथ ही साथ गुजरात के इन बंदरगाहों को सुरक्षित रखने के लिए फिर उसको राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनसे भी युद्ध करना पड़ा, ताकि राजस्थान के राजा जो है कि गुजरात के व्यापार को बाधित ना करें। तो एक स्टोरी फ्रेम हो रही है कि क्यों पहले गुजरात पे किया और फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए उसने क्यों राजपूतों पर भी अधिकार जमाने का प्रयास किया। ठीक, तो गुजरात जो है कि 1299 में युद्ध करता है, फिर रणथंबोर में जहां हमीर देव से युद्ध करता है 1301 में, फिर चित्तौड़ में राणा रतन सिंह से युद्ध करता है 1303 में, और वारंगल में युद्ध करता है 1310 काकती शासन। हालांकि चित्तौड़ के बाद और भी कई छोटे छोटे साम्राज्य थे जहां पर उसने युद्ध किया 1304, 1305, 1306। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको जहां पर ये आएगा। यहां तक पूरी स्टोरी समझ में आ रही है? अच्छा, अलाउद्दीन ने सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, पेंशन तथा वक्फ जो धर्मार्थ प्राप्ति के लिए प्राप्त हुई थी, और इसे खालसा भूमि में वृद्धि हो गई। देखो, एक प्रश्न कई बार आता है कि सल्तनत काल के दौरान खालसा भूमि किस प्रकार की भूमि थी, तो आपका एक ऑप्शन आएगा राजकीय भूमि, या इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं कि राजकीय भूमि कह दो, सरकारी भूमि कह दो। ये राजाओं के द्वारा प्रदान की गई जो उलेमा वर्ग थे या जो तुर्क वर्ग थे या सरदारों का वर्ग था जो बड़े बड़े ओहदे पर थे, उनको ही कहीं इनाम के रूप में दे दी गई, कहीं जो है कि संपत्ति के रूप में दे दिया, कहीं पेंशन के रूप में दे दिया, कहीं धर्म के कार्यों से संबंधित जो है कि वक्फ के नाम पर दे दिया गया था। पहले के राजाओं में जैसे इल्तुतमिश ने दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, नासिरुद्दीन महमूद ने दिया, बलबन ने दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा यार कि ये जो सरकारी भूमि है जिसे हम खालसा भूमि कह रहे हैं, ये तभी बढ़ पाएगी जब हम इन सभी क्षेत्रों को वापस ले लेते हैं, जिसको मिल्क भी कहा जाता है, मिल्कियत भी कहते हैं एक तरीके से, ये भी शब्द आता है। तो ऐसी भूमि उसने वापस ले ली, और ऐसी भूमि पर जो भी खाद्यान्न वगैरह हो रहा था, जो भी बिजनेस हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था, वो सब सरकारी कोष में जमा हो रहा था। और ये एक ही उद्देश्य था कि अपनी सेना को मजबूत किया जाए, यही उसका उद्देश्य था। और तो और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें सर्वाधिक भू राजस्व लगाया गया। कितना? सर्वाधिक भू राजस्व का मतलब 1/2, यानी आपने जितनी फसल पैदा की उसका आधा 50% आप राजकोष में दोगे। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी जिसको खराज कहा जाता है इसके रूप में निश्चित किया, और इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया और 2 नवीन कर भी लगाए। ठीक है, ये प्रश्न कई बार बनता है, ध्यान देना।
कि जब सल्तनत काल की बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 50% का भूमि कर लगाया जिसको खराज कहते हैं। जैसे 4 प्रकार के आपने खराज सुने होंगे, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। खुम्स होता है लूट में दिया जाने वाला धन, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ऐसे जो ये शब्द आते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, तो सुनते रहो आराम से। तो 50% लिया जाता था जैसे खराज, और इसने भूमि की पैमाइश कराकर भी लगान निर्धारित कर दी थी कि लगान निर्धारित की। और 2 नवीन जो टैक्स इसने शुरू किए, एक था घरी कर और एक था चराई कर। घरी कर का मतलब जैसे आज हम लोग नगर निगम में हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं ना, तो घरी कर हो गया। और दूसरा चराई कर। चराई मतलब जो मवेशी होते जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, जिनको चारागाह वाली जो सुविधा प्राप्त होती थी कि भैया अपने जानवरों को आप कहीं ना कहीं राजकीय भूमि पर ही तो घास फूस खिला रहे हो, तो उसका भी टैक्स दिया जाएगा। तो घराई कर और चराई कर। तो सोचो बार बार, एक तो टैक्स की रेट उसने सबसे अधिक रखी 50%। अपने पिछले आने वाले शासकों में, चाहे अलाउद्दीन खिलजी से बात करें, मतलब जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद हो गया, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इन सभी में सबसे अधिक इसने टैक्स रखा। क्यों? क्योंकि चाहता ही था कि मुझे अधिक से अधिक धन संपदा मिले ताकि मैं मजबूत सेना रखूं और सिकंदर-ए-सानी यानी विश्व को जीतने का काम संपूर्ण कर सकूं। और तो और इसने 2 कर अतिरिक्त लगा दिए। हालांकि ध्यान देना कि जो एमबीटी मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम लिखने से बेहतर है शॉर्ट में लिखा जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था राजस्व मांग अनुमान पर आधारित, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश के आधार पर किया था कि भूमि की पैमाइश की और लगान को 50% तक किया। ये जो दोआब वाला रीजन है, ये आपका गंगा यमुना का जो यूपी, एमपी और बिहार का जो रीजन है, इसकी बात हो रही थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने भूमि की पैमाइश करा के लगान निर्धारित किए, तो जरूरी थोड़े कि हर जगह भूमि की उत्पादकता वही हो, हर जगह भूमि की पैदावार वही हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी उसकी व्यवस्था को। और आते हैं कुछ और भी जानकारी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न आता है कि अमीर कोही, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने चिकित्सा करके कुछ ऐसे एक आता ना, तो ये किनसे संबंधित विभाग है? तो देखो, दीवाने मुस्तखराज जो था ये राजस्व से संबंधित विभाग था, यानी कि जिसने भी टैक्स नहीं जमा किया होगा उससे संबंधित जो एक इस विभाग का काम था कि देख रेख करे कि भैया टैक्स कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला, राजस्व कहाँ से मिला, कहाँ से नहीं मिला। और अमीर कोही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, वो कृषि के विकास से संबंधित था। दीवाने बंदगान जो फिरोज शाह तुगलक दासों के संरक्षण के लिए, उनके सुविधा के लिए स्थापित किया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो विभाग खोले गए थे ये किस कार्य के लिए थे? तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने खोला, जो राजस्व के कलेक्शन से संबंधित सारे कार्यभार को देखते थे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण या बाजार की नीति को भी लागू किया। ठीक है, और मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। इसको सहना ए मंडी भी कहा जाता है। सहना ए मंडी कहने का मतलब है कि बाजार में कोई भी व्यक्ति सरकारी आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई माप तौल में कटौती तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना सामान देना चाहिए आधा किलो 500 ग्राम की जगह वो 450 ग्राम दे रहा है, 50 ग्राम की कटौती कर रहा है। तमाम ऐसी चीजों की देखरेख करने का काम सहना ए मंडी या बाजार अधीक्षक या सहना अधीक्षक का कार्य था। तो इसने पूरी बाजार को नियंत्रित करने के लिए, पूरे बाजार का निरीक्षण करने के लिए मलिक कबूल को जो है कि इस पद पे रखा था। मलिक काफूर की बात नहीं कर रहा हूं, मलिक कबूल की बात कर रहा हूं। और इसने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन देना शुरू किया, क्योंकि ये मानता था कि अगर मैं अपनी बाजार नियंत्रण पद्धति के माध्यम से, मंडी के माध्यम से हर चीज आपको अगर सस्ते में प्रोवाइड करा दूं, तो कहीं ना कहीं राजकोष का जो है कि खर्चा भी कम होगा और आपको नगद वेतन दे दिया जाएगा ताकि आप आराम से वो चीजें सस्ते में खरीद सको। तो लोगों के पास जब पैसे बचेंगे तो सरकार की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। सरकार मतलब यहाँ पे राजा की बात हो रही है, सुल्तान की बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। भाई कोई भी सैनिक क्या चाहता होगा उस समय के अगर कार्यकाल से हम इमेजिन करें आज के दौर में, तो कोई सैनिक यही तो चाहता होगा कि अगर मुझे सुल्तान की सेवा में जो है कि साम्राज्य में जो है कि नौकरी लग रही है तो अच्छी बात है, प्लस मुझे नगद वेतन मिल रहा है ताकि मैं अपने पैसों के अकॉर्डिंग अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकूं, मेरे परिवार यानी कि पत्नी और बच्चों का भरण पोषण हो सके, जब मैं बाजार में कोई सामान खरीदने जाऊं तो सस्ते दामों पे मिल जाए, जिससे मुझे अधिक से अधिक सामान भी खरीदने के लिए पैसे की जरूरत कम पड़े और मेरी बचत भी हो जाए। तो जब ये व्यवस्था लागू की सहना मंडी के नेतृत्व में भैया कि हर चीज का मूल्य निर्धारित होना चाहिए पहले से ही, अच्छी क्वालिटी के घोड़े, खराब क्वालिटी के घोड़े, दूध का प्राइस, खाने का प्राइस, हर चीज की तय कर दी गई,
तो कर्मचारियों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए उनको नगद वेतन भी दिया जाने लगा और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, जिसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आज हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका भी आधार मान के हम चल सकते हैं। हालांकि अगर हम एफसीआई की बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आज हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे भारत भर में मोटे अनाजों और गेहूं और चावल का संरक्षण किया जाता है अन्नागार बना के, वो हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं हमने उसको बेस बनाया कि किस तरीके से हड़प्पा वासी आपातकाल के दौरान बड़े बड़े अन्नागार बना के जो है कि इसकी सुरक्षा रखते थे, गरीबों में वितरित करते थे। या चंद्रगुप्त मौर्य का जो ताम्रपत्र मिला सौगौरा से, वहां से भी ये जानकारी मिलती है कि आपातकाल के दौरान अनाज का वितरण किया जाता था जो अन्नागार में स्टोर था। तो सेम वही एफसीआई भी करती, गरीबों को देती है। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस इसकी शुरुआत की, जबकि आप आगे देखोगे कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक आगे जाके शुरू करता। तो पीडीएस और पीडब्ल्यूडी में अंतर होता है। परंपरागत जो लगान अधिकारी थे, जो लगान को वसूल करते थे किसानों से, आम जनता से, बाजारों से, जो लगान वसूल करने वाले जो अधिकारी थे, खुद मुकद्दम चौधरी, इनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और इनसे जमीन से भी मतलब इनके जमीन से भी कर लिया गया, क्योंकि देखो ये एक तरीके से लगान वसूलने वाले अधिकारी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अगर इन अधिकारियों को मैं हटा देता हूं तो जो इनका बीच में जो कट होता है, जो इनकी सैलरी होती है, जो इनका वेतन होता है, और साथ ही साथ ये ओरिजिनली जितना किसानों से या जितना बाजार के व्यापारियों से कर वसूलते थे उतना राजकोष में जमा नहीं कराते थे, बीच में कटौती कर लेते थे। यानी भ्रष्टाचार तो उस समय भी था, ठीक है, आज भी तो यही चीजें हैं। हालांकि इनकम टैक्स तो आज हम लोग ऑनलाइन फाइल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बीच बिचौलियों का योगदान जीरो हो गया है। लेकिन बाकी और डिपार्टमेंटल वर्क में देखिए ना, बाबू कर्मचारी चपरासी कैसे सारा पैसा लूटते रहते और फाइनली जाते जाते काम हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को खुद मुकद्दम चौधरी जो कहा जाता था, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। आगे जाके तुगलक वंश में इनकी पुनर्नियुक्ति हो जाएगी, अलग बात है। तो खुद हो गया, मुकद्दम हो गया, चौधरी हो गया, इन्होंने लगान वसूलने करने का अधिकार यहां से छीन लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और तो और 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी। ये माना जाता था कि जो पंजाब की जो रावी नदी है, इसके उत्तर में मंगोलों का क्षेत्र हो गया और इसके दक्षिण में दिल्ली के सुल्तान का क्षेत्र हो गया। तो 1306, क्योंकि देखो सबसे पहले जो मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत में, वो इल्तुतमिश के दौरान हुआ। चंगेज खां के दौरान जो है कि भारत में अटैक किया गया था, हालांकि उसको किया नहीं गया क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता दिखाई कि ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी को यहाँ पे भारत में शरण नहीं दी थी और उसका पीछा कर रहा था चंगेज खां। और इल्तुतमिश ने मंगोलों की कहानी सुन रखी थी कि भैया मंगोल जिस क्षेत्र में जाते हैं, सबसे पहले तो वहां के आदमियों को मार देते हैं, दूसरा वहां की औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर औरतों और बच्चों को भी मार देते हैं, यानी खून की नदियां बहा देते हैं। इतना नरसंहार करते हैं, इतना क्रूरता थी इनके युद्ध प्रणाली में। और नहाते तो कभी नहीं थे मंगोल, कभी नहीं नहाते थे। इनके बाल इतने टाइट होते थे ना कि अगर ये बाल घुमा के भी मार देना तो बॉडी का पार्ट कट जाए, मतलब ऐसा लगे कि ब्लेड या चाकू से किसी ने वार किया हो। ठीक है, नहाने को तो ये राष्ट्रीय अपराध घोषित करते थे कि भैया किसी नहा लिया यानी राष्ट्रीय पाप कर दिया आपने। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने सूझबूझ का काम किया और जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दी और चंगेज खां के मंगोल आक्रमण से भारत को सुरक्षित कर लिया। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दौरान सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो उत्तर आपका होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार मतलब शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों के द्वारा आक्रमण किए गए थे। तो ये प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको चीजें उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। अब सोचो ये वाली चीजें जो है कि हो सकता है ना लिख पाए हम, ठीक है, क्योंकि इसको लिखने बैठेंगे तो पूरी एक कहानी लिखनी पड़ जाएगी। लेकिन आप अगर क्लास कर रहे हैं नोट्स के साथ तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कि सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुछ रियासत थे और उनके शासक जो दक्षिण भारत में थे, जैसे समुद्रगुप्त के दौरान भी जो है कि मैंने आपको पढ़ा था, दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे उनके कुछ प्रमुख राज्यों के जो शासक थे, जैसे विष्णुगुप्त का नाम याद होगा, कांची का था, ठीक है, और भी मैंने बताए थे। तो ठीक इसी प्रकार से जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अटैक किया तो वहां पे कौन कौन से शासक थे? जैसे देवगिरी में शंकर देव हो गया, वारंगल में रुद्र द्वितीय हो गया, होयसल में वीर बल्लाल, मदुरा में वीर पांड्या हो गया।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक शाह खिलजी था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर बैठता है और इसने कह दिया कि जो अब तक के शासक थे, चाहे वो बलबन हो, इल्तुतमिश हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, जो अपने पद की वैधता के लिए खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। खलीफा कौन था? खलीफा को ये माना जाता था कि वो इस्लामिक गुरु था, धर्म गुरु था, जो पैगंबर के बाद ही उसका दर्जा सबसे ऊपर आता था। वो जिस भी राजा या जिस भी सुल्तान को मोहर लगा के दे देगा कि आज से ये तुम्हारा शासक हुआ, उसको जनता भी स्वीकार करती थी, सभी धार्मिक गुरु भी स्वीकार करते थे, उलेमा वर्ग भी स्वीकार करते थे, तुर्क सरदार भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये खलीफा की ताकत थी कि वो किसको सत्ता देता है, ठीक है। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे खलीफाओं का कोई आदेश नहीं मानता, क्योंकि मैं ही खलीफा हूं, पैगंबर मोहम्मद के बाद मैं ही खलीफा हूं। हालांकि ध्यान देना, बलबन भी कुछ इसी तरीके की अवधारणा अपनाता है, ठीक है। बलबन भी कहता है कि मैं ही नियाबते खुदाई हूं, अर्थात खुदा का प्रतिबिंब हूं, खुदा का प्रतिनिधि हूं, पैगंबर मोहम्मद के बाद मेरा ही दर्जा आता है और मेरे आज्ञा की अवहेलना करने का मतलब है कि खुदा के आदेशों की अवहेलना करना, और ऐसे आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, यानी कि सजाए मौत होती है, मृत्यु दंड होता है। तो बलबन भी तो वही कर रहा था, लेकिन उसने खलीफा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मैं ही खलीफा हूं। इसीलिए यह प्रश्न मुबारक शाह खिलजी से जुड़ जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने स्वयं को खलीफा कहा और खलीफा की पदवी को जो है कि अवैध घोषित कर दिया, जो खलीफा का पद था। तो मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा, जो खिलजी वंश था। और मुबारक शाह खिलजी की उपाधि थी अल इमाम उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह। तो भैया इस मुबारक शाह खिलजी से बस एक यही प्रश्न बनता है और कोई प्रश्न नहीं बनता है। 1303 में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1303 में काकतीय शासक रुद्रदेव द्वितीय ने जो है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया, और तो और खिलजी की तरफ से नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन और मलिक झाजू कर रहे थे, जो इस युद्ध में हार जाते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया खिलजी वंश को। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश को, ठीक है। तो तुगलक वंश के बारे में भी जानते हैं, तो तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम कहें गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भी इसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? देखो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, लेकिन उसके बाद भी उसने कई और शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए, चाहे वो मुबारक शाह खिलजी हो, इन सबकी सेवा भी की। उसके बाद वो फाइनली गद्दी पर बैठता गाजी मलिक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक उसका नाम था और गाजी मलिक उसने उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि जो शासक सबसे ज्यादा प्रतापी था या सबसे ज्यादा पराक्रमी था, वो अपने आप को गाजी की उपाधि ले लेता था, क्योंकि गाजी की जो उपाधि थी ना, वो अफगानिस्तान में एक बड़े सेनापति को दी जाती थी, जो नेतृत्व करता था सेनाओं का, या यूं कहे कि जो सर्वांगीण मतलब नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति था सेनापति के तौर पे, उसको गाजी की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। तो इसलिए जो है कि गाजी मलिक की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के समय मुल्तान और दीपालपुर का ये गवर्नर रह चुका था। कौन? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, ये मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर भी रह चुका था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी इसने, 29 अवसर। और उससे बड़ी बात क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि सबसे अधिक आक्रमण हुए इसके। आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया गया। अब आप कहोगे सर हमने तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा भी पढ़ी थी, रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां पे जानकारी मिली है कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य गुजरात में, उसने भी एक सिंचाई के लिए नहर बनवाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो ध्यान देना मेरे भाई, वो झील है, ठीक है। इसीलिए कंफर्म नहीं होता, आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है जब आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते। वो सुदर्शन झील बनवाई गई थी जिसका काम तो था सिंचाई के लिए, लेकिन नहर नहीं बनवाई गई थी। नहर एक लंबे एरिया में बनती है, पतली सी। तो सर्वप्रथम सिंचाई के लिए जो नहर का निर्माण कराया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। भू राजस्व की दर इसने 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक वसूल की थी, लेकिन 1/2 नहीं जैसा अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। लगान निश्चित करने में इसने बटाई का भी प्रयोग किया कि भैया बटाई में जो है कि जो काश्तकार है, जो किसान है, उसका भी हिस्सा सुनिश्चित होना चाहिए। और उसने खुद मुकद्दम और चौधरी को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। तो कई बार आपसे प्रश्न बन जाता है कि खुद मुकद्दम चौधरी को अगर अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था बिचौलिए के रूप में, तो उन्हें दोबारा वो सत्ता किसने दे दी?
वो थी गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा दी गई सत्ता। अच्छा, अब एक और प्रश्न, जरा इसको क्रम वाइज पढ़ लो। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू होती है और 1290 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। जो बलबन का जो आखिरी बेटा होता है क्यूमर्स, कैमूर्स या क्यूमर्स करके नाम होता है, जैसे कैखुसरो, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये तीन महत्वपूर्ण बेटे थे बलबन के। ठीक है, तो जो सबसे छोटा बेटा था उसको जो है कि जब सत्ता मिलती, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इसको मार के अपनी गद्दी धारण कर लेता है। फिर उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी करते हैं और फिर 1320 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। फिर लोधी वंश आता है 1451 से, तुगलक वंश आएगा जो 1320 से लेकर 1412, लगभग 96 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और फिर लोधी वंश आएगा 1451 से 1526। तो आपके दिमाग में आएगा सर वो कहाँ गए 1412 से 1451? वो सैयद बंधु थे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। खिज्र खां सैयद जो है कि वो सैयद वाला था। सैयद बंधु वो नहीं, किंग मेकर नहीं, ये वाला सैयद बंधु, क्योंकि किंग मेकर वाले सैयद बंधु मुगल पीरियड में आते हैं, जब लास्ट में आता है औरंगजेब के बाद। ठीक है, तो यहां पर इनकी कहानी थी। तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश लास्ट में आता है। सबसे अधिक जो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सबसे अधिक वंश ने शासन किया वो था तुगलक वंश, जिसने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया है। चलो आगे देखते हैं। तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। मोहम्मद बिन तुगलक, जब गयासुद्दीन तुगलक हटता है तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है। इसका कार्यकाल था 1325 से 1351, क्योंकि 1320 में तो गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है, 5 साल शासन करता है, और 1325 से 1351 ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब पंजाब से वापस लौट रहा था अपने अभियान को करके, तो तुगलकाबाद नाम का एक नगर बनाया गया था लकड़ी का, मतलब एक महल टाइप का बनाया गया था लकड़ी का, और उसी में जो है कि दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इसका आरोप मोहम्मद बिन तुगलक पर भी लगता है, क्योंकि उस निर्माण को, यानी उस तुगलकाबाद के निर्माण की देखरेख जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में तैयार हो रही थी। और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को सत्ता का लालच था, इसलिए उसने जो है कि लकड़ी का महल बनवाया जो कि कमजोर था, और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उसमें प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं वो गिर जाता है किसी वजह से। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बगल में जो हाथियों का झुंड था उनके जो है कि मदमस्त होने की वजह से वो पूरा का पूरा लकड़ी का महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। लेकिन संयोग ये था कि दोनों ही परिस्थितियों में मोहम्मद बिन तुगलक उस महल में नहीं था, वो बाहर था, तो इसलिए उस पर आरोप भी लगता है। कहां तक सत्य है कहां तक नहीं उसकी तह में जाने की जरूरत नहीं है, जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई। अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये शासक था, लेकिन इसको जो है कि जो वहां की जनता थी इसके कार्य प्रणाली की वजह से रक्त पिपासु, दिवालियापन, मानसिक रूप से पीड़ित, कुछ ऐसे ऐसे शब्द यूज करती, इवन की कहती कि ये तो पागल शासक था। असल वो पागल नहीं था, असल में वो जो भी काम करता था ना, उस काम को समझने के लिए वहां की जनता इतनी मैच्योर नहीं थी, वहां की जनता इतनी समझदार नहीं थी जो इसके काम को समझ सके। ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो भी डिसीजन ले रहा था, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, सांकेतिक मुद्रा को लेकर या कोई भी ऐसे काम कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आगामी 10-20 साल 25 साल बाद जो है कि अगर वो करता तो ज्यादा सफल होता, क्योंकि तब तक धीरे धीरे जनता का भी जो है कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा था कि हाँ भैया अब तो हमें इन्हीं सुल्तानों के अधीन में ही रह के अपना जीवन काटना है। तो ये वाली बात थी। तो हालांकि वो सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित व्यक्ति था, वह स्वयं खगोल शास्त्र, गणितज्ञ और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। सोचो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को हम प्राचीन भारत में गुरु का दर्जा दे रहे हैं। जीवक को जो है कि वैद्य का दर्जा दिया गया, चरक को वैद्य का दर्जा दिया गया, बराहमिहिर को जो है कि खगोल शास्त्री कहा गया। क्यों? क्योंकि वो खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, कोई आयुर्वेद का ज्ञाता था। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को भी ये उपाधि मिलनी चाहिए थी, परंतु वहां के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर प्रजाओं ने और तत्कालीन इतिहासकारों ने कुछ इस तरीके के शब्द लिखे। उसने अमीर ए कोही यानी कृषि विभाग की उन्नति के लिए जो है कि एक नया विभाग शुरू किया, अमीर ए कोही। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूलने से संबंधित सारी कार्यप्रणाली के लिए किया था, तो अमीर ए कोही कृषि के विकास के लिए था। वह राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले गया था साउथ इंडिया में, और वह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी उसने किया था। अभी इसका एक क्रोनोलॉजी भी आएगा जो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, ये वाला, तो क्रोनोलॉजी पे भी प्रश्न बनता है। सांकेतिक मुद्रा की बात होगी। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता के द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया? दीनार की संज्ञा। और मोहम्मद बिन तुगलक सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि स्वर्ण मुद्रा को, क्योंकि उसको पता था कि स्वर्ण की कीमत है यार, और स्वर्ण मुद्रा से बेहतर है कि हम तांबे की कीमत लगा दें, तांबे के सिक्कों में वेतन देना शुरू कर दें। और यही वजह है कि जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि तत्कालीन समाज में हर
घर में जो है कि टकसाल खुल चुका था, क्योंकि तांबा बहुत आसानी से मिल जा रहा था। तो लोगों ने खुद ही अपने घरों में जो है कि सिक्के बनाने शुरू कर दिए, उसे बाजार में नकली सिक्कों के तौर पे चला भी दिया, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफाइड मानक नहीं था जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। इसीलिए सांकेतिक मुद्रा उसकी विफल हो गई, क्योंकि वो राजकोष से महत्वपूर्ण धातुएं जैसे सोना, चांदी, इनको सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि इनका प्रयोग जो है कि सिक्के बनाने में ना किया जाए, आपात स्थिति में किया जाएगा। लेकिन उसकी इस नीति ने विफलता दिला दी कि भैया हर घर में टकसाल बन गए और सभी लोग अपने तांबे के सिक्कों को काट काट के सिक्का बना ले रहे थे और चला ले रहे थे मार्केट में। और पुलिस जैसा कोई ऐसा महकमा भी नहीं था बहुत तेज तर रहा है कि हाँ भैया जाली नोटों की करेंसी को रोक सके, तो इस वजह से ये फेल हो गया। अब देखो, बर्नी के अनुसार जो उसके कालक्रम थे उसको देखो। सबसे पहले उसने दुआब में कर वृद्धि की। अब उसकी फूटी किस्मत देखो कि जिस वर्ष उसने दुआब में कर वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने की वजह से प्रजा ने कहा कि भाई ये कैसा राजा है कि यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है और इसने कर वृद्धि कर दी, यानी ये योजना भी असफल हो गई, उसे टैक्स की बढ़ोतरी भी नहीं मिली। दूसरा, देवगिरी दौलताबाद को उसने राजधानी बनाया, यानी कि देवगिरी वो जो रामचंद्र देव वाला था, ठीक है, उसने देवगिरी को दौलताबाद राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि उसको लग रहा था दिल्ली में बैठे बैठे अकेले पूरे दक्षिण भारत तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूरी बहुत थी। आज का जो भारत है वो वर्तमान उस समय भी भारत था, बल्कि पाकिस्तान वगैरह भी भारत का हिस्सा थे, बांग्लादेश भी भारत के हिस्से थे, नेपाल भूटान भी भारत के हिस्से थे। तो उसे लगा यार कि ये बहुत लंबा जो है कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा जो अकेले दिल्ली से संचालित नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मिड पार्ट में रखते हैं ऐसी जगह राजधानी जहां से हम दक्षिण भारत उत्तर भारत दोनों को कंट्रोल कर सके। तो उसने दक्षिण भारत की राजधानी देवगिरी को बनाया और बहुत सारा जो है कि जनता प्रजा को लेकर राजा महाराजाओं के साथ, यानी अनेक जो तुर्की सरदार थे, अमीर थे, गुलाम थे, उन सबको लेकर जो है कि बेचारा चल देता है। तो आधे तो रास्ते में निपट जाते हैं भाई, आज की तरह हवाई जहाज ट्रेन थोड़ी थी, पहले तो पैदल चलना पड़ता था, आधे तो वहीं निपट जाते थे, बेचारे मर जाते थे। तो ये योजना विफल हो गई उसकी। फिर सांकेतिक मुद्रा उसने जारी की तांबे की, तो वो भी विफल हो गई क्योंकि हर घर में टकसाल बन गए, सभी ने अपनी जाली मुद्रा शुरू कर दी। खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान, ये भी जो है कि उसका असफल रहा। ये राजनीतिक कह सकते हो कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की हार थी, क्योंकि जब उसे खुरासान या भेजा गया था, उसने अपने सिपह सालार को भेजा था, सैनिक को भेजा था कि जाओ खुरासान का अभियान करो। और खुरासान के अभियान को जीतने के बाद जो उसका सैनिक था वो इतना आत्मविश्वासी हो गया कि उसने आगे कराचिल तक अभियान बढ़ा दिया। और ऐसा माना जाता है कि कराचिल अभियान से वापस केवल 2-3 लोग ही आ पाए थे, बाकी सब वहीं निपट गए थे, रास्ते में धीरे धीरे मरते चले गए। क्योंकि भाई जब भोजन नहीं मिलेगा, थकावट होगी, शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी, तो कितना कोई लड़ेगा, है ना, कितना कोई लड़ेगा। आज तो हम लोग बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट देखते हैं, बहुत सारे भोजन के ऑप्शंस हैं, उस समय क्या ही रहा होगा, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, दाल, चावल, बस यही रहा होगा ना, कोई बहुत बड़े रिच सोर्स तो थे नहीं प्रोटीन के। ठीक, माना कि उस समय के जो सोर्सेस होंगे वो नेचुरल होंगे, उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट या इस तरह के केमिकल यूज नहीं किए जा रहे होंगे, लेकिन कितना ही कोई शरीर से लड़ेगा। तो कुल मिला के ये अभियान भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि राजा के आदेशों के कोई महत्व ही नहीं था, आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। सेनापति इतना मन बढ़ गया था कि वो सोचा और भी आगे अभियान कर ले राजा को खुश करने के लिए, और फिर लंका लग गई उसकी। तो ये सब जो क्रोनोलॉजी है ना, ये प्रश्न बनता है, तो इस क्रोनोलॉजी को याद रखना। मूर या मोरक्को देश का यात्री एक इब्न बतूता जो 1333 से 47 तक भारत में था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी इसने नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक को। और साथ ही साथ इसने चीन में भी एक दूत मंडल के रूप में भी भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। और इब्न बतूता ने अपनी सारी व्यवस्था की जानकारी अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में जो है कि बताया। साथ ही साथ इस पुस्तक में डाक व्यवस्था का भी विस्तृत विवरण मिलता है कि कैसे पोस्ट ऑफिस काम करते थे। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये हिंदू धर्म का त्योहार था, फिर भी एक इस्लाम शासक होने के बावजूद ये इसमें शामिल होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। प्रजा इसलिए मुक्त हो गई कि यार ऐसा पागल और इतना जो है कि रक्त पिपासु शासक हमें नहीं चाहिए था, जो बिल्कुल दिन भर कोई ना कोई ऐसी गतिविधि करता है जो पागलों की तरह होती है। ठीक है, और सुल्तान को भी लगा यार कि मैंने बहुत प्रयास किया प्रजा को समझाने का, प्रजा के कल्याण के लिए, लेकिन मेरी सारी योजना विफल होती चली गई। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो भैया एफएसटी था। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पर बात की जा रही, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की बात की जा रही है। और एफएसटी संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था। और उसने एक विभाग बनाया था दीवान एक खैरात, यानी खैरात में मतलब होता है कि जहाँ पे जो मुस्लिम बच्चियां थीं उन बच्चियों की शिक्षा दीक्षा कराना, विवाह करा देना, उनके सारे खर्चे उठाना, ये सारी चीजें, ताकि जो गरीब और मुसलमान अनाथ स्त्रियां और विधवाओं को आर्थिक देता था, आर्थिक मतलब सुरक्षा देता था, और निर्धन मुसलमान लड़कियों
लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था करता था। तो दीवान एक खैरात में ये व्यवस्था थी। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था और उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी उसके शासनकाल में। दासों के लिए एक विभाग भी उसने बनवाया था, दीवान ए बंदगान का गठन किया था। दासों की शिक्षा का उसने पूर्ण ध्यान भी रखा था। दीवान ए अर्ज का गठन बलबन ने किया था। ध्यान देना, ये बलबन के दौरान हमें पढ़ना था, उस समय छूट गया था। तो सैन्य विभाग था एक तरीके से, दीवाने अर्ज और दीवाने आरिज जो था इसका मुखिया होता था। तो इसका गठन बलबन ने किया था, दीवाने अर्ज। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक था, जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग, देखो पीडब्ल्यूडी, ये मैं कह रहा था आगे कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। जबकि अगर आपसे पीडीएस पूछा जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। और तो और फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण भी कराया था और इसके द्वारा बनाए गए नगर जैसे फतेहाबाद हो गया, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर तो इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो जौना खां था और जौना खां से ही प्रेरित होकर जौनपुर नाम के नगर की स्थापना की थी इसने। ठीक है, तो ये याद रखना है। और उसके राज्य का मुख्य जो वास्तुकार था वो मलिक गाजी सहना था, मलिक गाजी सहना। इसी के बाद आगे एक और पॉइंट समझ लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया और सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया। अब देखो, सिंचाई के लिए 2-3 फैक्ट आपको मैंने बता दिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सुदर्शन झील की, तो मैंने बताया वो मौर्य काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने निर्माण कराया था, लेकिन वो सुदर्शन झील थी। फिर नहरों के निर्माण की बात करें कि सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर का निर्माण किसने कराया, तो भैया मैंने अभी आपको कि वो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने सबसे पहले नहर का निर्माण करा, तुगलक वंश का संस्थापक। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस तुगलक शासक ने या दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने सबसे बड़े जाल का निर्माण किया और 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण कराया। सबसे अधिक नगरों का भी निर्माण इसी ने किया, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया 300 नगरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक अतिरिक्त कर लगाया था, लेकिन सिंचाई के लिए, सिंचाई कर के नाम पे उसने एक कर लगाया था जिसका नाम था हक ए सर्ब। ठीक है, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था, इसने सिंचाई के लिए भी कर लगा दिया था और अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था इसमें, सिंचाई कर के रूप में। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, ये था फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, ब्राह्मणों पर जजिया हटाने के नाम पे आपने अकबर का भी नाम सुना होगा। ठीक है, जजिया कर हटाने की बात होती 1564 में। और जैनुल आब्दीन जो कश्मीर का शासक था वो भी 1400 ईस्वी के आसपास, उसने भी जजिया कर हटाया। हालांकि इससे पहले के शासकों ने भी जजिया कर हटाने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में क्या होता है, जजिया कर को वापस लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि जजिया कर मुख्य रूप से गैर मुसलमानों से लिया जाता था, न कि ब्राह्मणों से। ब्राह्मण शब्द मत पढ़ो, असल में जो ओरिजिनल शब्द है वो है गैर ब्राह्मण। और भाई भारत में उस समय बौद्ध जैन की संख्या बहुत कम थी। गैर ब्राह्मण मतलब गैर मुसलमान का मतलब हो गया कि भैया हिंदू धर्म बचा, और हिंदू धर्म में मुख्यतः ब्राह्मण हो गए, बच्चे हो गए, अनाथ हो गए, विधवा हो गई, सभी लोग हो गए। ठीक है, तो इनसे भी जो है कि क्या किया, जजिया वसूला गया, तो इसीलिए ब्राह्मण वर्ड आ जाता है कई बार। तो ब्राह्मणों की जब भूख हड़ताल की गई कि नहीं, हम भी जो है कि अपने धर्म के गुरु हैं और हम जो है कि जजिया वगैरह नहीं देंगे, तो अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय किया। यानी कि जो आम जनता थी उन्होंने कहा कि ऐसे टकरार भरेगी, हम आपका जजिया दे देंगे, मत परेशान होइए। तो ये वाली स्थिति थी। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन ले गया था, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि अशोक के जो स्तंभ लेख थे टोपरा में भी था, मेरठ में भी था, उसको उठा के दिल्ली ले गया। ये फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जो आगे चल के अकबर भी करेगा, फारसी अनुवाद विभाग की, जिसमें फैजी के नेतृत्व में, और कई सारी जो है कि किताबों का फारसी अनुवाद कराता है। इसने भी, फिरोज शाह तुगलक ने भी इसका गठन किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। और फिरोज शाह तुगलक ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अनुवाद विभाग केवल देखने के लिए नहीं था, जो तत्कालीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे या प्राचीन भारतीय ग्रंथ थे जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, हिंदू भाषा में लिखे जाते थे, मतलब
सांस्कृतिक भाषा में, तो उनका फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया गया ताकि मुसलमानों को भी पता चल सके भैया कि भारतीय जो इतिहास है, जो सनातन धर्म का इतिहास है, कितना सुदृढ़ था, कितना बढ़िया था, कितनी सारी व्यवस्थाएं थी जो इस्लाम के लोग ग्रहण कर सकते थे। साथ ही साथ इस्लामिक ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया संस्कृत भाषा में ताकि इस्लामिक जो पद्धति थी उनको भी ग्रहण किया जा सके, जैसे भाईचारे की भावना, एकता की भावना, एकेश्वरवाद पे बल देना, ये सभी ग्रहण किया जा सके। और इसीलिए इसने अनुवाद विभाग भी किया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने दारुल सफा नाम का एक खैराती अस्पताल का गठन भी किया था। यानी हज करना इस्लाम धर्म में जो है कि सबसे पवित्र काम माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि अगर आप सनातनी हैं या आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो कम से कम अपने जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन कराओ, जम्मू कश्मीर। हालांकि हम लोगों को तो अभी तक माता का बुलावा नहीं आया। वो कहते हैं ना कि जब तक माता नहीं बुलाएंगी तब तक आप कितने भी प्रयास कर लो नहीं जा पाओगे, कोई ना कोई काम में अड़चन आ जाएगी। तो माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया, या फिर भगवान भोलेनाथ से मिलने केदारनाथ चले गए, ठीक। तो ऐसी मान्यता है ना कि यहाँ पर जाना चाहिए और ये पवित्र माना जाता है, ठीक है। या फिर महाकुंभ में, संगम में स्नान कर लेना, ठीक, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस्लाम में भी हज की बहुत बड़ी मान्यता होती है और हज करने का काम जनरली व्यक्ति अपने खर्चों पे करता था, लेकिन राज्य सरकार के खर्चों पे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने इस चीज को व्यवस्था स्थापित की थी। नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल था 1394 से 1412 था। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था और इसने कहा कि शाहजहां की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। मतलब इसने कहा कि जो शहंशाह थे, मतलब नासिरुद्दीन महमूद, ये दिल्ली से पालम तक। पालम कहाँ है दोस्तों? आज वर्तमान में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, साउथ दिल्ली जिसे हम लोग कहते हैं, दक्षिणी दिल्ली, वो पालम का रीजन है और वहीं तक जो है कि मुख्य रूप से इनका विस्तार रह गया था। मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अब देखो मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया बलबन को। बलबन से पहले नासिरुद्दीन महमूद एक व्यक्ति का नाम लिया था, शासक का नाम लिया था, जिसके दरबार में अमात्य या प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्य नीति निर्माता के रूप में बलबन काम करता था। वो नासिरुद्दीन महमूद कुरान की आयतों की प्रतिलिपि तैयार करके या लिख कर या टोपी सिलकर जो खर्चे मिलते थे, पैसे मिलते थे, उससे जो है कि अपना खर्चा चलाता था। यानी किसी भी राजकोष के पैसे का प्रयोग नहीं करता था निजी जीवन में। वो बहुत सादगी से रहता था और न्यूनतम खर्चों में अपना जीवन जीता था। वो नासिरुद्दीन महमूद अलग है, ध्यान देना। वो 1266 से पहले शासन करता था, लेकिन यहां पर जो तैमूर का आक्रमण हुआ है वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का है, जो 1398 में गद्दी पर है। और इसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ। दिल्ली में बहुत ही विभत्स जो है कि नरसंहार देखने को मिलता है, ठीक। तैमूर का उद्देश्य क्या था? पहला, काफिरों से युद्ध करना, यानी कि जो गैर इस्लामिक व्यक्ति उन्हें काफिर कहता था, विनाश करना और धन की प्राप्ति करना। साथ ही साथ तैमूर ने मुल्तान में खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त किया। दीपालपुर और लाहौर का भी जो है कि इसको सूबेदार नियुक्त किया। और यही खिज्र खां, ठीक है, यही खिज्र खां क्या करता है? आगे चल के सैयद वंश की स्थापना भी करता है भारत में। रकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना। ये एक अतिरिक्त स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है मिला के। मुबारक खां 1316 मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान रहा, जो खिलजी वंश से था। और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। ये 3 अलग अलग वंशों की कहानी को मिला के किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आलम शाह कौन था? ये सैयद वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो यही वो नंबर है जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ आप जो है कि क्वेरीज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, डेमो ले सकते हो हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको वहां से पीडीएफ का पूरा प्राइस लिस्ट मिल जाएगा जिससे आप परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।